ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कुछ गॉस के नियम और उसके उपयोग चल रहे थे, उसका हम तीसरा टॉपिक कर रहे हैं। समरूप आवेशित अचालक या कुचालक होने के कारण विकसित होती है। समरूप आवेशित अचालक या कुचालक हम जानते हैं पता तीन प्रकार के होते हैं। चालक हो सकता है जिसमें हमने बताया मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सतह पर होते हैं। एक कुचालक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बंडिल होते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं। और एक अचालक होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको अचालक होने के कारण निकालना है। इसका डायरेक्शन कॉपी होगा वो है, हमने पीछे कह रहा ऐसे ही ऐसे यह माना आप त्रिज्या का अचालक बोला। अब देखिए कब लास्ट क्लास में हमने किया था चालक गोले के कारण क्षेत्र की रेखा, उसमें जो आवेश था वो सतह पर था। और जब अचालक या कुचालक गोला होता है तो आवेश अंदर की तरफ होता है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, माना आर त्रिज्या के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्यों आवेश समान रूप से अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्या है आपका जो आवेश समान रूप से। अब हमको यहां पर भी तीन डायरेक्शन करने हैं, बाहर, सतह पर और अंदर। तो बाहर वाला डायरेक्शन वही होगा अचालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अचालक गोले के केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसके लिए इस पर कल्पना दिए लेते हैं जहां E तथा ये समान समान। तो बाकी डायरेक्शन वो होगा जब हमने कल किया माना माना R त्रिज्या के अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्यों आवेश वितरित है। अब इसका पहला पॉइंट, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर तो अब इसका डायरेक्शन क्यों कॉपी होगा वो है जो हमने चालक गोले के लिए किया। क्या है सबसे पहले वही अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गौसीय गोले की रचना करते हैं, जिस पर एक अल्पांश दिए लेते हैं। तो वापस कैसे आएगा, डायरेक्शन कैसे करेंगे, कॉपी हुई विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू E dA, फाई इक्वल टू डॉट अंडर E dA cos थीटा। यहाँ देखिएगा यहाँ E तथा dA समान दिशा में है, अतः थीटा बराबर 0 और 0 बराबर 1 तथा E का मान में बताया E पॉइंट कहीं पर भी हो, E की वैल्यू समान रहेगी। E का मान सभी जगह समान है, अतः फाई इक्वल टू E dA। और dA क्या है, गौसीय गोले का क्षेत्रफल, फाई इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ dA बराबर क्या हो गया, गौसीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो किससे आ गया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से।
अब हम किससे निकाले? गाउस के नियम से। y इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 2। ये भी फ्लक्स आ गया, ये भी फ्लक्स आ गया, दोनों फ्लक्स को बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 से E4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है कि q अपॉन r स्क्वायर बिकॉज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर k। तो ये तो हमारा किस पे आ गया? अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर। तो चाहे हम क्या लिख सकते हैं? ये प्रोपोर्शनल नियम क्या आ रहा है? 1/4। ये तो है अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टू कॉपी उपयोगों का वो किया। पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला फ्लक्स का मान, फिर गाउस के नियम से निकाला और दोनों को इक्वल करके हमने क्या निकाल दिया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। क्या आ गई? E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर। फिर अगर इसमें दूसरा पॉइंट आ जाए, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो तो सतह पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो मैं E बराबर k q अपॉन r स्क्वायर रखा और सतह पर स्मॉल r को कैपिटल R लिख दिया जाता है। तो E बराबर क्या आ गया? k q अपॉन कैपिटल R। ये हमारी अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। फिर हमने लास्ट क्लास में जब चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो चालक गोले के अंदर आवेश का मान 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। बट अचालक गोले के अंदर आवेश 0 नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब हमको निकालने हैं बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। अंदर का मैंने बता दिया था, यहाँ पर क्या होगी? त्रिज्या बड़ी होगी और दूरी छोटी होगी। तो ये हमारा r दूरी पर इसके लिए बिंदु P है। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपको ये समझने वाला हो गया? तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये हम एक अंदर की तरफ इसमें बोला है। बट यहाँ पर देखिए आवेश अंदर है। क्या किया? मना अचालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ये बाहर की तरफ और यहाँ अनुपात तो अब इसमें और जो बाहर वाला है उसमें क्या चाहिए? हमारा जो Q आवेश था वह अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में स्थित था। अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ इस गोले के लिए अंदर की तरफ निकालना है, कि छोटा गोला इसके लिए निकालना है। तो अब हम उसको कैसे करें? तो जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट बहुत बार आता है अचालक गोला को ये निकालना ही है, तो दोनों साथ में आते हैं। तो देखिए इसका आधा डायरेक्शन में तो वो करना है कैसे? तक तो हमने वो करो। अब यहाँ गाउस के गोले पे अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हमारा Q आवेश था वह अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में स्थित था। हमको तो अंदर की तरफ निकालना है और अंदर हमने छोटा गोला लिया तो उसका हम आवेश Q डैश मान लेते हैं। तो पहले मुझे Q डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के पहले बात विद्युत फ्लक्स की तीव्रता चला गई पाई इक्वल टू E डॉट B डॉट आता के पास आगे E का दिया समानता में ये सॉल्व कर दिया। E को बाहर ले लिया तो ये बराबर 4 पाई r स्क्वायर गाउस के गोले का प्रश्न से गाउस के नियम से पाई इक्वल Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश क्यों लिया है? क्योंकि मुझे अब छोटे गोले के लिए आवेश निकालना है। छोटे गोले का आवेश हम Q डैश मान रहे हैं। अब हमको Q डैश की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालें? हम मानते हैं यहाँ जो Q डैश है वो क्या हो गया? गौसीय गोले से परिपथ या गौसीय गोले पर गौसीय गोले से परिपथ कुल आवेश। गौसीय गोले ये है और अचालक गोला
दी है या जो क्यू आवेश है संपूर्ण आयतन और गोले का आयतन आप पढ़ चुके हो, गोले का आयतन होता है 4/3 यानी 4/3 पाई r3। तो पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले गोले के लिए निकालते हैं। क्या लिखते हैं बड़े वाले गोले के लिए, 4/3 पाई r2 आयतन पर उपस्थित आवेश कितना है, Q। तो यहाँ लिखा है, यहाँ Q आवेश संपूर्ण आयतन है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या हम कैपिटल R लिया है, इसलिए 4/3 पाई r2 आयतन पर उपस्थित आवेश Q। इसलिए अब पहले हम एकांक आयतन पर आवेश ले लेते हैं। एकांक आयतन के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें आयतन का भाग लेते हैं। अब मुझे तो किसके लिए निकालना है, छोटे वाले गोले के लिए। छोटे वाले गोले का आयतन क्या होगा, इसलिए 4/3 पाई r2 आयतन पर उपस्थित आवेश, जिसको हम Q डैश से डिनोट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस आवेश को यानी Q/4 पाई एकांक देगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 पाई r। क्या किया है, पहले बड़े वाले गोले पर आवेश लिया, फिर एकांक आयतन के लिए आवेश लिया और फिर हमको छोटे वाले गोले के लिए निकालना है। छोटे वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई r2, इसलिए 4/3 पाई r2 आयतन पर उपस्थित आवेश Q, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश Q 4/3 पाई r2 और हमको छोटे वाले को निकालना है, जिसका आयतन पूरा दिया होगा 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल, तो Q डैश आया वो आया Q/r2 कैपिटल R। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान रखना है। पहले तो बड़े वाले गोले पर आवेश, फिर एकांक के लिए, फिर छोटे वाले गोले के आयतन पर आवेश। तो सीधा साधा हमारा Q डैश की वैल्यू आएगी। Q डैश की वैल्यू हम तो समीकरण 2 में 3 से मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 Q/r2 बटा कैपिटल R। ये Q डैश का मान आ गया, बटे में क्या है, एप्सिलॉन। ये भी 5 का मान, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों को बराबर करके इसको सॉल्व करने का कौन सा सिंपल है, समीकरण 1 और 4 से क्या हो जाएगा, E4 पाई r² बराबर Q/r2 अपॉन r2 एप्सिलॉन नॉट। आपको E का मान चाहिए, E बराबर Q/r2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 r²। कुछ नहीं किया, तो बटे में लिया है, तो r से r2 कटेगा तो एक बचेगा, दोनों को 4/3 हो गया, तो ये Q r2 चार्ज करेगा एक r बटे में r2 बटे क्यों होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते क्या होता है। तो ये आया हमारा अचालक गोले की प्रोपोर्शनल को यहाँ r होता है। यह है अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकाला, पहले तो विद्युत फ्लक्स की परिवर्तन लगा के वो अपोन डायरेक्शन किया है, फिर हमने गाउस का नियम लगाया, गाउस के नियम से फाई Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया। Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि बड़े वाले गोले पर आवेश Q था और हमको छोटे वाले गोले पर निकालना था, छोटे वाले गोले पर आवेश Q डैश लिया है। इसको सॉल्व किया हमारा E प्रोपोर्शनल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने पर बढ़ती है, यानी E प्रोपोर्शनल टू R बढ़ती रहती है और सतह पर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक कम हो जाता है। फिर सतह से जैसे बाहर जाते हैं तो हमें पता E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ बढ़ती है। अब 4 पॉइंट अगर इसमें लेना चाहे, अगर ये बिंदु 4 पॉइंट क्या हो गया, जब बिंदु P अचालक गोले के केंद्र पर स्थित,
तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ अचालक गोले के अंदर मैंने 3 डायरेक्शन दिए। पहले अचालक गोले के बाहर E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, सतह पर E बराबर के क्यू अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, और अंदर E बराबर के क्यू आर बटा कैपिटल आर क्यूब, और केंद्र तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। अब इसका भी हम जैसे ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी में वक्र, अचालक गोले के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में वक्र इधर लेते हैं E, इधर लेते हैं R। 3 जगह निकालना है हमको, एक तो अंदर, एक सतह पर और एक बाहर। अंदर का मिलेंगे R त्रिज्या के, सतह पर मिलेंगे दोनों बराबर है, और बाहर तो हम तीनों फॉर्मूले निकाले। अंदर E प्रोपोर्शनल टू R, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। समानुपाती ग्राफ जैसे tan आता है, ये प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो गया R। जैसे ही ये सतह पर आता है, ये तो सतह पर इसका मान मैक्सिमम हो जाता है, तो दूरी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, E बराबर k अपॉन कैपिटल R। जैसे ही बाहर जाता है तो बड़ा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर होता है। सीधा सा आया, अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के समानुपाती, इसलिए ग्राफ समानुपाती है, सरल रेखा में आया। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम हो गया, और जैसे ही बाहर की तरफ जाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ घटती है, इसलिए ग्राफ एक्सपोनेंशियल चल का करके आया है। तो ये हमारा अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तीसरा अनुप्रयोग इसका कंप्लीट हुआ। अब हम इसका चौथा अनुप्रयोग करते हैं। चौथा इसका मतलब है अनंत लंबाई के आवेश से रेखीयता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के समरूप आवेश की रेखीयता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको करने से पहले हम परिभाषा करते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से क्योंकि यह काम आएगा, इसे हम पहले परिभाषा करते हैं रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। अब देखो टॉपिक है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित रेखीयता, जैसे हमने बता लिया। अब इसमें जो आवेश होता है उससे तो हम रेखीय आवेश कहते हैं, इसमें जो आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो परिभाषा के लिए क्या लिख सकते हैं, किसी रेखीय तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी रेखीय तार की एकांक का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। परिभाषा के लिए क्या किया, यहाँ एल बराबर 1 मीटर ले, लैम्डा हुआ है वो
ये परिभाषा लिखा, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व है। यह हमारा क्या आएगा सी, और अगर इसका मात्रक कितना है तो सीधा साधा मीटर ग्राम अपॉन मीटर। तो किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ हमको अनंत लंबाई के आवेश को लेकर तार की हमने एक तार ले तो क्या होगा, क्या करेंगे, माना किसी रेखीय तार पर रेखीय आवेश घनत्व का मान लैम्ब्डा तार से लंबवत पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या है, माना किसी रेखीय तार पर रेखीय आवेश घनत्व का मान लैम्ब्डा है, तार से लंबवत ये लंबवत तार, यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। तो हम यहाँ सबसे पहले तार है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे तार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तार के समांतर है या लंबवत है, वो हम निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत है या समांतर है, वो हम निकालते हैं। तो हम पहले दिशा निकालेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। तो मैं पहले तीव्रता का मान निकालने के लिए दिशा निकालूंगा। तो दिशा निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इस तार का दो अल्पांश लिए dl1 और dl2। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। तो अल्पांश dl1 और dl2, इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है। तो देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए तार पर दो अल्पांश dl1 व dl2, अल्पांश की लंबाई समान है, इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी भी क्या है, समान है। और साथ में मानने के लिए एंगल अल्फा है, तो मान लो थीटा भी मान लो, ये एंगल अल्फा। तो अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने मान लिया इसके कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो dE होगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, dE। अल्पांश इसलिए dE ले, अल्पांश की लंबाई समान है, अल्पांश की बिंदु P से दूरी भी समान है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अभी हमने दिशा निकाला है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे आ रही है। अब मैं चाहता हूं ये दोनों एक ही दिशा में आ जाए। एक दिशा में लेने के लिए मैंने ये एंगल मान लिया अल्फा अल्फा। ये अल्फा है, सामने वाला एंगल भी क्या होता है, अल्फा, और ये वाला एंगल भी अल्फा। हमने याद हो फर्स्ट चैप्टर में डायरेक्शन के अंदर d2 r2 वाला, बस वैसा ही d2 के कारण निरक्ष रेखा पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वहां निकालने के लिए भी हमने विद्युत क्षेत्र को घटकों में बांटा था, तो यहाँ भी हम विद्युत क्षेत्र को घटकों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं, ताकि हम उसकी दिशा निकाल सकें। इस dE को मापेंगे तो हमने बताया थीटा की दिशा में हमेशा cos आता है और उसके लंबवत हमेशा घटक साइन आता है। तो ये dE है, थीटा की दिशा में ये अल्फा है, तो क्या आएगा dE cos अल्फा, और उसके लंबवत dE साइन अल्फा। इसी पर इसको बांटेंगे तो ये आएगा dE cos अल्फा, और ये हो गया dE साइन अल्फा। तो देखो ये क्या किया हमने, घटकों में बांटा है, तो ये तो हो गए सदिश घटक, ये हो गए उत्पादक घटक। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, निरस्त में ये दोनों एक दिशा में। उसका मीनिंग क्या हुआ, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तार है, वो तार के लंबवत है। अगर ये दोनों घटक भी कैंसिल नहीं होते तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के समांतर होती, परंतु ये दोनों घटक तो आपस में कैंसिल होते हैं। तो बच्चे वहां से ये वाले घटक होने के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो तार के लंबवत आ रही है। अभी हमने तो सिर्फ दिशा निकाली, दिशा निकालने के लिए क्या किया, विद्युत क्षेत्र की
दिशा ज्ञात करने के लिए तार पर अल्पांश dl1 व dl2 लेते हैं। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है, अतः इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान dE होगी। dE को घटकों में वियोजित करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक dE sin अल्फा परस्पर घटकों में वियोजित करने पर इनके घटक dE sin अल्फा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि घटक dE cos अल्फा एक ही दिशा में होते हैं। अतः रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होते हैं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर कर लिया दो अल्पांश dl1 व dl2। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी समान है, अतः इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी वियोजित करने से मैंने एंगल अल्फा मान लिया, सामने वाला भी अल्फा, ये भी अल्फा। फिर हमने घटकों में वियोजित किया है, हम जानते हैं थीटा की दिशा में हमेशा कॉस आता है, इधर अल्फा इधर मतलब इधर आ गया कॉस, इसके लंबवत साइन। इसी प्रकार इसको भी बदला कि ये भी कॉस और ये साइन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, ये तो निरस्त हो गए। जब ये दोनों एक ही दिशा में है, इसका मीनिंग क्या है, जो ये तार है, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तार के लंबवत होगी है, समांतर घटक को एक दूसरे को निरस्त कर गए, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तार के लंबवत है। ये अभी तक तो हमने ओनली फॉर इसकी दिशा निकाली, हमको तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर गाउसियन प्रश्न लेना पड़ेगा। जैसे हमने अभी तक दो चालक गोला और अचालक गोला किया, वहां हमने गौसीय गोले की रचना की, बट यहाँ गोला को हो नहीं सकता क्योंकि मुझे इस पूरे तार को भी कवर करना है। देखो ये एक प्रकार से ये आपको दिख रहा है। अब आपको ये जो मान लो इसके लिए कोई पतला तार है, अब मुझे इसके चारों और विद्युत क्षेत्र के इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम यहाँ पर एक गौसीय प्रश्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गौसीय प्रश्न लेने के लिए मुझे गौसीय बेलन की रचना करनी है। जैसे तार इसके अंदर है, ये अंदर से आ रहा है, अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे निकालनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैंने ये गौसीय बेलन की रचना करते हैं। क्या करेंगे, गौसीय बेलन की। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गौसीय बेलन लेंगे। फिर उस गौसीय बेलन के कारण पहले हम दो टॉपिक लगाएंगे। एक तो क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा गॉस के
नियम से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर इन दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे, बराबर करके ई का मान निकालेंगे। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। इसमें हमारा जो हमने अभी परिभाषा पढ़ी, इसमें कौन सी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, वो हमारी काम आएगी, क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल है और गॉस के नियम से पाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो क्यू की वैल्यू लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल से निकालेंगे, वो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ये हम अगली क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार ये हमारे दिशा ही है। फिर हमारे दो डेरिवेशन और रहेंगे, एक तो चालक परत के कारण क्षेत्र की तीव्रता और एक अचालक परत। तो गॉस के नियम हमारे कंप्लीट होंगे।